स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर 11 की तैयारी और 11 के बोर्ड फाइनल एग्जाम्स की पर्पज़ से इसका पहला वीडियो चैप्टर नंबर 7 का बल और न्यूटन के गति विषयक नियम का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने कहा था कि संगामी बलों के बारे में पढ़ेंगे। तो संगामी बलों को आज समझ लीजिए, संगामी बल कौन से होते हैं। अगर किसी भी बिंदु पर कई सारे बल कार्य कर रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिव एट एन पॉइंट, लेकिन ठीक है यहाँ पर कई सारे बल लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, ठीक है, F4 लग रहा है। ओके, कई सारे फोर्सेस के ऊपर एक्टिव हैं। अगर इनका परिणामी, इन सब का रिजल्टेंट निकाला जाए तो इन सब का रिजल्टेंट जो होगा ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन इस तरीके से लिया जाएगा, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि उस पर लगने वाले सभी बलों का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 0 होगा, उनका परिणामी 0 होगा। यहाँ पर अगर एफ आई से दिखा रहा है तो यहाँ पर आई की वैल्यू दिखा दूँ 1 से लेके कितने तक है, 4 तक है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है भाई, ठीक है, दिखाने का तरीका है। ठीक, तो यहाँ पर आपने ये जाना कि अगर किसी बिंदु पर एक से ज़्यादा बल कार्य कर रहे हों तो उन सब का परिणामी अगर 0 होता है तो वो सभी बल कैसे कहलाते हैं, संगामी बल कहलाते हैं। ठीक है, संगामी बलों का और किस तरह कंडीशन में, संतुलन की कंडीशन में कहलाएंगे। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें पिंडों की गति के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे मेरे साथ बने रहें, और ये भी बताया था कि क्लास 11th को जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, केवल कोरोना या जो भी कंडीशन है वो केवल इस साल तक है। आगे आने वाले फ्यूचर में 5-10 साल बाद क्या प्रोसेस होगी, ठीक है, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन में बैठ के फाइट कर रहे होंगे, वहाँ पर अगर 11th का पोर्शन आपका कमज़ोर रह गया, ठीक है, तो ये कमी आपकी जीवन पर्यंत बनी रहेगी। तो इस कमी को जरा भी ना छोड़िए। तो जिस तरह से आपको 12th की प्रिपरेशन करनी है, उसी तरह से आपको 11th की प्रिपरेशन में भी कोई कमी नहीं छोड़नी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब क्षैतिज तल पर गति के बारे में। क्षैतिज और नत समतल की गति करते हैं। तो अगर हम किसी क्षैतिज तल की बात करें पहले तो, ठीक है, क्षैतिज तल पर अब कोई पिंड रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पिंडों की गति। और पिंडों की गति के लिए यही चीज़ हम लोग लगाएंगे जो अभी आपने ऊपर देखी कि संगामी बल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक पिंड रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई बॉडी रखी हुई है, इसका द्रव्यमान है m। तो द्रव्यमान m होने पर जो उसका भार होता है वो सदैव नीचे की तरफ होता है, भार की दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। द्रव्यमान में अगर स्मॉल g यानी गुरुत्व त्वरण का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका वेट बन जाता है। ठीक है, और किसी भी तल के लंबवत अगर इसकी प्रतिक्रिया है तो उसको दिखाते हैं आप कैपिटल R से। इसका मतलब ये हुआ कि R और W आपस में कैसे हैं, बराबर है। R इक्वल्स टू W और W बराबर किसके हैं, mg के। ठीक है, ये इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 1 आती है। अब अगर बात करें कि इस पर अगर फोर्स लगाया जाए, F अब इस पर बल लगाते हो, ठीक है, F4 से अगर आप इसे खींच रहे हैं तो इसका F का मान कितना होगा, तो F का मान सीधा सीधा अगर ये क्षैतिज तल पे गति कर रही है तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब इन दोनों समीकरणों के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ इसमें पूछी गई है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये A इसका त्वरण है, ठीक है, क्षैतिज त्वरण है। वहीं पर अगर हम बात करें किसी नत समतल के बारे में, ठीक है, बहुत ही मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से इस चीज़ों को समझ लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो कंपटीशन वाले ही होंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी कह रहे हैं। ओके, तो अभी आप ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरा कर लें, इंटर वाला इंटर पूरा कर लें, 12th परीक्षा के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, तो कंपटीशन क्लासेस में ये सब चीज़ें आपका बेस का काम करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब द्रव्यमान m की बात करें तो द्रव्यमान m की दिशा नीचे की तरफ, g का मल्टीप्लाई करते हुए ये बन जाएगा इसका भार। ठीक है, प्रतिक्रिया जो होती है वो तल के लंबवत होती है, तो इस समय इसका तल क्या है, तल इसके लंबवत है, तो तल के लिए ये डायरेक्शन, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, r को। अब आप क्या करेंगे, देखिए, अब एक बल तो हो गया इस पर mg, ठीक है, दूसरा ये वस्तु नीचे की तरफ खिसक रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ गति करा रहे हैं, ठीक है, तनाव बल लगा रहे हैं, और आप ये भी मानेंगे कि इस समय फ्रिक्शन फोर्स नहीं है भाई, ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स भी आपने लगा दिया तो इस पिंड के बीच में और इस नत समतल की तल के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल काम करने लगेगा, फिर उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको आप ऊपर की तरफ खींचें, ठीक है, तनाव बल आप इस पर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। इसका जो फैक्टर करेंगे आप mg के जो घटक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर mg का घटक आपने ये मानना पड़ेगा कि ये तल कितने कोण से झुका हुआ है थीटा कोण से है, तो यहाँ पर r के जो घटक होगा mg का घटक mg cos थीटा, और यहाँ पर इसका ये घटक आपका mg sin थीटा। अब इस चित्र की सहायता से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रही होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको इसको बैलेंस करना है कि r यहाँ पर किसको इक्वल कर रहा है, r का मान, यानी अगर नत समतल पे लिख लेंगे, नत समतल पर पिंड की गति,
ठीक है, कई सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो नत समतल पर पिंड की गति में पहली चीज़, ये दोनों कोई भी ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि r माइनस एम जी कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू 0। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि r बराबर किसके, एम जी कॉस थीटा के इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए t और एम जी साइन थीटा के बारे में, तो t और एम जी साइन थीटा के लिए कंडीशन ये है कि अगर ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और इसको खींचने से इसमें त्वरण a उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, त्वरण a से ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर आप इन दोनों फोर्सों को अपोजिट करिए, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो t माइनस एम जी साइन थीटा, और ये इसके परिणामी बल के बराबर हो जाएगा, यानी m इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपकी आती है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये इसका बेस का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्षैतिज तल में गति और ये हो गया नत समतल में गति। क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इसी के ऊपर टॉपिक में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, हो सकता है रिएक्शन के बारे में पूछे या तनाव बल के बारे में पूछे, ठीक है, या त्वरण के बारे में पूछे। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है या किस तरह की इक्वेशन बना रही है। इसके बाद में यही रहता है इस चैप्टर में, और कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसके एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें संवेग संरक्षण का नियम हो रहा था, उसको और देख लीजिए। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो संवेग संरक्षण का नियम आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, लेकिन इतना डिटेल से नहीं था। तो संवेग संरक्षण का नियम, ठीक, स्टार्टिंग में मैं आपको संवेग के बारे में बता चुका था, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग क्या होता है, जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो ध्यान से देखा वो सभी जानते हैं कि संवेग का मतलब होता है p, और दिखाते हैं इसको m इंटू वी से। ठीक है, नियम ये कहता है कि अगर किसी भी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित कर दिया जाए, यानी f का जो मान है, यदि कोई भी बाह्य बल किसी निकाय पर कार्य न कर रहा हो, तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है भाई, नियतांक के बराबर है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 u2। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 जो u1 वेग से चल रही है। ठीक है, वेलोसिटी u1 है। दूसरी वस्तु है m2 जो u2 वेग से चल रही है। ठीक है, इनका कॉलिजाइन होता है, ये कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं। कब टकराएंगी, जब u1 का मान u2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों ही इसी दिशा में चल रही हैं। तो जब m1 की टक्कर m2 से होगी तो आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है, संघट्ट बोलते हैं हिंदी में, संघट्ट के पश्चात क्या होगा कि इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और चेंज होने के बाद हो सकता है इनके वेगों में परिवर्तन होगा, v1 और ये हो जाएगा v2। ठीक है, तो आफ्टर द कोलिजन इनके जो वेग हैं वो u1 से बदलकर v1 हो जाता है, u2 से बदलकर v2 हो जाता है। तो इनिशियली यानी प्रारंभिक संवेग कितना था। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग के लिए इसका सेपरेट संवेग निकालेंगे हम, m1 u1 करेंगे, इसका अलग से संवेग कितना होगा m2 u2 करेंगे, यहाँ पर इसका संवेग कितना होगा m1 v1, इसका संवेग m2 v2। ठीक है, इनका योग अगर करा जाए यानी प्रारंभिक संवेग, कुल संवेग का मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और अंतिम संवेग में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और नियम क्या कहता है कि इनका संवेग नियत रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हो गया भाई आपके संवेग संरक्षण का नियम, बहुत सरल है। ठीक है ना, इसमें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखने की हैं कि अगर ये वस्तु इस तरफ गति करने लगेगी तो ये जो पॉजिटिव का जो सिंबल देख रहे हैं आप वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, संवेग संरक्षण में भी संघट्ट जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में अगर बात करें तो संघट्ट भी कई सारे प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या है आपकी एनर्जी और कंजर्वेशन जो है, ठीक है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, दोनों ही आपके लागू रहते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों काम करेंगे। वहीं अगर हम बात करें अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में, तो उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होता, उसमें संवेग संरक्षण का नियम पालन करता है। तो इसमें आप समझ लीजिए शॉर्ट में ही संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट, इलास्टिक कोलिजन एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इसके बेसिस पर एक आपको ब्लॉक का और मैं एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। आइए इस छोटे से एग्जांपल से तनाव बल वाले कंडीशन को हम समझते हैं और समतल पिंड की जो क्षैतिज गति थी उसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका कि द्रव्यमान 3 द्रव्यमान रखे हैं m1 m2 और m3। ठीक है, 3 ब्लॉक दे रखे हैं, उसमें एक ब्लॉक का द्रव्यमान है 2 kg, m2 का 8 kg और m3 का 10 kg। उस पर जब आप 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करते हैं तो आपको ये बताना है कि इन ब्लॉकों का त्वरण कितना होगा। ठीक है, एक तो आपको बताना है ये तीनों ब्लॉक जो रखे हैं उनका त्वरण कितना होगा, दूसरा इनमें तनाव बल आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर त्वरण की बात की जाए तो ये तीनों ही एक समान त्वरण से चल रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप तनाव बल मान लीजिए T1, ठीक, जितना इस तरफ लग रहा होगा उतना इस तरफ लग रहा होगा, उसको T1
यहाँ पर इसको आप कह लें T2 फोर्स। ओके, यहाँ पर भी T2, दोनों पॉइंटों से आपको दिखा दिया है। अब यहाँ T1 और T2 के सेपरेट मान आपको पता करने हैं। उसने पूछा तनाव बल कितने होंगे, डोरी जो बंधी हुई है उनमें तनाव बल कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो पहले तो फोर्स F इक्वल्स टू ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब इस टाइम की जगह कौन सा वाला द्रव्यमान लिया जाए, तो फिर से ध्यान दे दीजिए, अगर तीनों का ही हमें मास लेना है, ठीक है, और त्वरण का मान पता करना है, तो सबसे पहले क्या कर लें, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी m कितना है, किसके बराबर है, तीनों के द्रव्यमान के बराबर है। ओके, तो यहाँ से F की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, F कितना लगाया है 40 न्यूटन 40, m1 का मास 2 प्लस m2 की वैल्यू 8 प्लस m3 की वैल्यू 10, और आपका त्वरण एक का मान हमको पता करना है, इनको ऐड करेंगे तो 20 के बराबर आएगा। 8 और 2 10, 10 10 20, 28। यहाँ से ए का मान निकालना है तो 40/20 दिस विल इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया आपका त्वरण। इतने त्वरण से हर एक ब्लॉक मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इन दोनों फोर्सेस के बारे में, F के बारे में और T1 के बारे में। ठीक है, इस फोकस करना है केवल, अब ये मान के चलिए कि इतना पोर्शन है ही नहीं, केवल इस पोर्शन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ये देखिए कि अब ये तीनों ही जो ब्लॉक हैं ये त्वरण A से गतिशील है। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं F और A के बारे में, तो ये गतिशील है इस दिशा में, इसलिए F की वैल्यू ज़्यादा है, तो F माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल्स टू M3 इंटू A। बस इनकी इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है और समझ लीजिए बहुत आसान है। तो F का मान, अब यहाँ पर अगर आप सबकी वैल्यूज प्लेस करते हैं, F का मान है 40 माइनस T1 का मान आपको पता करना है, M3 का मान कितना भाई, M3 का मान है 10, और त्वरण A का मान अभी ऊपर आपने निकाला, दिस इज इक्वल्स टू 2, तो 40 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका T1 इक्वल्स टू 40 माइनस 20। देखिए इसके बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, वो आप लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है क्योंकि अब लोग हम लगातार सुधार की ओर हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा विजुअलिटी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से आपको दिखाई देने लगा है, जो भी लिख रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो पिछले वाले वीडियोस को समझ लीजिए, बाकी रिवीजन में करा रहा हूँ, तो बाकी जो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं उनको रिवाइज करा दूँगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आप वैल्यू निकालिए आपको T2 की। तो T2 का मान निकालने के लिए इन दोनों में से आप कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हो। ठीक है, जब वस्तु इस तरफ गति कर रही है तो हम ये कह देंगे T1 माइनस T2, और दिस वैल्यू इक्वल्स टू किसके, M2 इंटू A के, M इंटू A के बराबर। T1 का मान प्लेस कर दीजिए, T1 का मान है 20 माइनस T2 का मान आपको पता करना है, M2 की वैल्यू कितना है 8 है, और त्वरण आपका वही गिवन है, त्वरण कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से 20 माइनस T2 दिस इज इक्वल्स टू 16, और T2 की जो वैल्यू आपको निकालेंगे दिस इक्वल्स टू कितना आएगा 20 माइनस 60। ओके, तो ये वैल्यू आपकी रखते हैं 4 न्यूटन। तो T2 जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 4 न्यूटन। T2 निकालने का एक और तरीका है, वो केवल इसके बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तो केवल T2 है और T2 का मान किसके बराबर, M1 इंटू A के बराबर। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू किसके बराबर है, M1 इंटू A। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 इंटू A का मान कितना, तुरंत कितना निकाला है 2 निकाला है, 2 2 जा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के साथ आप T1 और T2 और त्वरण का मान पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने पढ़ा बल और न्यूटन की गतिविधि में नियम, सवाल भी देखे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा, तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, लगातार मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।